हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास लाइफ पर। दोस्तों, मैं असगर हुसैन आज फिर से आया हूं एक नए मॉक टेस्ट के साथ। और इस बार हम लोग अग्निवीर के मॉक टेस्ट नंबर 11 को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसके टॉप 20 क्वेश्चंस यानी 20 प्रश्नों में से आप कितने नंबर पाते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज के टेस्ट को। और आज के टेस्ट में देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हम आते हैं पीडीएफ की ओर। और हमारा क्वेश्चंस हमने कहा था कि हम लोग अपोजिट साइड से चलेंगे, यानी हम 20 क्वेश्चंस से लेकर 1 क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया है भाई कि मार्क वा स्कोर्ड, दिया है कि मार्क वा स्कोर्ड, मार्क वा ने स्कोर किया है कितना रन्स इन दिस सीरीज देन अर्लियर। देखो भाई, जब ये सेंटेंस बोल रहा है कि मार्कवा ने स्कोर किया है, कुछ रन्स किए हैं इन दिस सीरीज, इस सीरीज में, देन अर्लियर। अब ये देन बता रहा है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। और जब कभी भी अगर कंपैरेटिव डिग्री लगेगा तो कंपैरेटिव डिग्री में हम प्रयोग किसका करेंगे? प्रयोग करेंगे या तो भैया हम फीवर का प्रयोग करेंगे या तो हम प्रयोग करेंगे, एक ही सेंटेंस है जो इसमें दिख रहा है फीवर, क्योंकि दूसरी बात यहाँ पर ये रन है और रन जो है वो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ उसकी मात्रा को दिखलाने के लिए हम फीव का इस्तेमाल करते हैं और उसकी कंपैरेटिव डिग्री फीवर का इस्तेमाल करते हैं। तो होगा क्या कि मार्कवा स्कोर्ड फीवर रन्स इन दिस सीरीज देन अर्लियर, यानी मार्कवा ने इस सीरीज में पहले से भी कम रन बनाया। ठीक है, पहले से भी कम रन बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि द शिप हैज़, सीधी सी बात है कि जो जहाज है वो डूब गया है। अब जो डूबने की मीनिंग होता है, डूबने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डूबने के लिए हम सिंक का इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है तो सिंक का थर्ड फॉर्म लगेगा। और हम जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंक का क्या होता है? सिंक, सैंक, संक, यानी संक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। द शिप हैज संक, यानी कि जहाज डूब गया है, जहाज डूब गया है, डूब चुका है। फिर आते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है कि देयर इज नो मीनिंग। अच्छा, यहाँ पर एक खाली स्थान होना चाहिए। यहाँ पर देयर इज नो मीनिंग, फिर खाली स्थान, व्हाट यू से, यानी जो भी तुम कहते हो, देयर इज नो मीनिंग, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो कोई अर्थ नहीं होने के लिए हम क्या बोलते हैं? मीनिंग ऑफ कहते हैं, मीनिंग ऑफ। यानी हमारा शब्द क्या होना चाहिए? होना चाहिए देयर इज नो मीनिंग ऑफ व्हाट यू से। ठीक है, ऑफ होना चाहिए यहाँ पर। फिर आते हैं हम लोग पिछले क्वेश्चन पर। फिर से क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। दिया है कि हिज चिल्ड्रेन देयर वर प्रेजेंट हिज नेफ्यू एंड नीसेस। हिज चिल्ड्रेन, अब यहाँ पर जो शब्द दिया है, जैसे हम कहते हैं कि बिसाइड, बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में। वहीं पर बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है के बजाय, इसका मतलब होता है के बजाय। वहीं बात करते हैं डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है? इसका मतलब होता है के बावजूद। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि हम डिस्पाइट लेते हैं तो के बावजूद होएगा, बिसाइड्स लेते हैं तो के बजाय हो जाएगा, और बिसाइड लेंगे तो के बगल में हो जाएगा। तो भाई देखो, बिसाइड आंसर नहीं होगा, क्योंकि बिसाइड हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चे के बगल में, देयर वर प्रेजेंट हिज नेफ्यू एंड नीस, उसके भतीजा और उसके जो है भतीजी मौजूद थे। तो यहाँ पर बिसाइड इसका जवाब नहीं होगा। अब अगर हम लेते हैं बिसाइड्स, तो बिसाइड्स मतलब होता है के बजाय, यानी बिसाइड्स हिज चिल्ड्रेन, यानी उसके बच्चों के बजाय, उसके बच्चों के अलावा। यहाँ पर क्या हो, बच्चों के अलावा भी मैं कह सकता हूँ, तो बजाय नहीं बल्कि अलावा बोलना बेहतर है। तो मैं कहूँगा उनके बच्चों के अलावा उनके भतीजा और भतीजी भी वहाँ मौजूद थे। तो सही क्या लग रहा है आपको? सही लग रहा है कि यहाँ जवाब होना चाहिए डिस्पाइट, बिसाइड्स। बिसाइड्स माने क्या कि उनके बच्चों के अलावा वहाँ पर उनके भतीजा और भतीजी भी मौजूद थे। तो बिसाइड्स माने के अलावा का अर्थ आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न है कि ही फ्लेड। फ्लेड माने क्या होता है? फ्लेड का मतलब होता है भाग जाना। ही फ्लेड यानी कि वो भाग गया। ही शुड बी किल्ड, अब शुड लगा हुआ है। तो आपको पता होगा कि एक शब्द होता है लेस्ट, और लेस्ट के साथ जोड़ा किसका होता है? लेस्ट के साथ हम शुड का प्रयोग करते हैं, लेस्ट के साथ हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो मेरे भाई, जब हम लेस्ट के साथ शुड लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि। तो ही फ्लेड,
वह भाग गया, लेस्ट ही शुड बी किल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी हत्या कर दी जाए, तो कहीं उसकी हत्या ना कर दी जाए इसलिए वह भाग गया। तो लेस्ट के साथ शुड का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, 15वां क्वेश्चन कहता है कि आई एम बेटर एक्वेंटेड विथ द कंट्री। आप यहाँ बोल रहे कि आई एम बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री, मैं देश को बेहतर तरीके से जानता हूँ। यू आर, तो जब आपने बेटर लगाया तो बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और हम जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में हम तुलनात्मक शब्द के लिए दैन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई एम बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री दैन यू आर, मैं तुमसे बेहतर अपने देश को जानता हूँ। ठीक है, तो बेटर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के कारण यहाँ पर दैन का इस्तेमाल होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। यह कॉमन एरर है, एक कॉमन एरर मैंने कहा कि आपके एग्जाम में रहेगा। कॉमन एरर में सवाल नंबर ये 14 क्या कह रहा है कि द न्यूज़ दैट ही गिव्स यस्टरडे इज ट्रू। द न्यूज़ दैट ही गिव्स यस्टरडे इज ट्रू। आप ध्यान से देखिए, द न्यूज़ दैट, इसके बाद लिखा हुआ है ही गिव्स यस्टरडे। यह शब्द एक क्या मिल रहा है आपको, शब्द मिल रहा है यस्टरडे। जब आप मेरे भाई कहते हैं यस्टरडे तो ये बता रहा है कि पिछला दिन है, यानी बीता हुआ दिन है, और यस्टरडे का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए आप गिव्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप किसका इस्तेमाल करेंगे, गेव का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, गेव का इस्तेमाल करेंगे। तो गेव, इसका मतलब गलती कहाँ है, दूसरे वाले में मेरी गलती है। द न्यूज़ दैट ही गेव यस्टरडे, वह समाचार जिसने मुझे, वह समाचार जो कल उसने मुझे दिया इज ट्रू, सच है। ठीक है, तो दूसरे वाले में यहाँ गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। इसी तरीके से प्रश्न दिया है कि वॉइस हमें चेंज करना है। ठीक है, हम वॉइस देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। दिया है यू मस्ट राइट ए लेटर, यानी तुम्हें एक पत्र लिखना चाहिए, ज़रूर लिखना चाहिए। पहली बात ये होता है कि जब कभी भी हम वॉइस में चेंज करते हैं तो कुछ चीज़ें पकड़िए आप। जैसे फर्स्ट थिंग, ये जो मस्ट है ये मस्ट बी में बदल जाना चाहिए, यानी जिसमें मस्ट बी होगा वही मेरा सही जवाब होगा। तो आप देखिए ऑप्शन ए में मस्ट बी है, ऑप्शन 3 में भी मस्ट बी है, लेकिन ऑप्शन 2 में शुड बी है और ऑप्शन 4 में मस्ट हैव है। तो ये तो मेरा जवाब नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर है राइट अ लेटर, अ लेटर से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए। तो ए में शुरुआत किससे किया है, यू से किया हुआ है, यानी सेंटेंस पहला तो नहीं हो सकता है मेरा। अब देखिए अ लेटर से शुरुआत किया हुआ है, तीसरा वाला, अ लेटर मस्ट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन बाय यू, यानी कौन सा सही होगा, तीसरा वाला सही होगा, अ लेटर मस्ट बी रिटेन बाय यू। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आसानी से हम इसको पकड़ सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन क्या है, ये एक इडियम्स है, टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल चाटना, यानी कि हार जाना। क्या होता है इसका मतलब, हार जाना यानी धूल चाटना। अब मेरे भाई हार जाने के लिए हम क्या बोलेंगे, रिटर्न टू होम बोलेंगे, कनेक्टेड टू द बेस बोलेंगे, या टू बी डिफीटेड बोलेंगे। तो टू बी डिफीटेड मतलब हार जाना। आंसर कौन सा सही होगा, तीसरा वाला इसका सही जवाब होगा। क्लियर है बिल्कुल। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए, वन हु टॉक्स टू मच क्या क्या बोलते हैं। तो देखो भाई, वन हु टॉक्स टू मच से पहले 11वां पढ़ो है क्या, चूज वन वर्ड विच डज नॉट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बोला है कि इनमें से एक शब्द को बताओ जो इस एक्सप्रेशन को नहीं शो करता है। मतलब इसकी वन हु टॉक्स टू मच की 3 मीनिंग ऑलरेडी इसमें दी हुई है। जैसे हम कहते हैं कि जो ज़्यादा बातें करता है उसको क्या कहते हैं, तो जो ज़्यादा बातें करता है उसको हम लोकेशियस भी कहते हैं, उसको हम टॉकेटिव भी कहते हैं, उसको हम गैरुलस भी कहते हैं। तो लोकेशियस भी कहते हैं, टॉकेटिव भी कहते हैं, गैरुलस भी कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि डज नॉट रिप्रेजेंट, कौन नहीं होगा आंसर, तो आंसर क्या होगा, चौथा वाला। ये बिल्कुल उल्टा पूछा है। ये नहीं कह रहा है कि ये इसका मीनिंग बताइए कि वन हु टॉक्स टू मच। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसकी 3 मीनिंग होती है, 3 दिया हुआ है, एक नहीं है। वो कौन सा जवाब है, तो इम्पोस्टर। इम्पोस्टर माने क्या होता है, इसका मतलब होता है ढोंगी। इम्पोस्टर माने क्या होता है, इसका मतलब होता है ढोंगी। यानी हमारा जवाब क्या है, चौथा वाला हमारा जवाब होगा इसका। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चूज वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, यानी एक घर जिसमें ग्रेन्स, ग्रेन्स माने क्या, अनाज, जिसमें अनाज रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं भाई? वो घर जिसमें अनाज रखा जाता है उसे ग्रेनरी कहते हैं। ग्रेनरी माने क्या होता है? ग्रेनरी माने होता है गोदाम। ग्रेनरी माने क्या होता है? गोदाम। किसका गोदाम? अनाज का गोदाम जो होता है उसे ग्रेनरी कहते हैं। क्लियर है? ओके। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है जम्बलिंग द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को अरेंज करना है। अब सेंटेंस को अरेंज कैसे करते हैं? देखिए भाई, अब ये शुरू है आपका किससे? एस से शुरू है सेंटेंस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है कि इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। ठीक है, ओके। अब हम एक काम करते हैं, इसको पहले हम जो हमें बनाना है उसको लेते हैं। यहाँ ये PQRS आपको दिया हुआ है, इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी। अगर आपने शुरुआत पकड़ लिया तो फिर समझ लीजिए कि आपका आधा काम हो चुका है। जैसे अगर हम कहते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत करिए P से, आवर कमिटमेंट टू ऑगमेंट। ऑगमेंट माने क्या होता है? इसका मतलब होता है वृद्धि करना। आवर कमिटमेंट यानी हमारा जो भी कमिटमेंट का मतलब वादा। आवर कमिटमेंट टू ऑगमेंट अगर हम P से शुरू करते हैं तो P के बाद हमें देखो ऑप्शन में सीधे ऑप्शन A में आते हैं तो यहाँ P से शुरू है, तो P के बाद Q दिखा हुआ है, तो Q देखो कहाँ पर है, तो आवर कमिटमेंट टू ऑगमेंट अ ब्राइटर फ्यूचर, फिर आर स्टेक होल्डर्स वैल्यू टुवर्ड्स दिस इज अ फिटिंग टेस्टिमनी ऑफ। तो पहली बात ये सेंटेंस S जो है दिस इज अ फिटिंग टेस्टिमनी ऑफ पे खत्म हो रहा है, ऑफ के आगे तो कुछ होना चाहिए था, यानी A इसका जवाब नहीं पॉसिबल है। अब इसका हम देखते हैं कि क्या इसका जवाब Q से शुरू होगा। आप देखो दो ऑप्शन S से बनाया हुआ है, ज़्यादा चांस ये है कि ये S से शुरू होना चाहिए था। आप S से देखो, दिस इज अ फिटिंग टेस्टिमनी, दिस इज अ फिटिंग टेस्टिमनी ऑफ, दिस इज अ फिटिंग टेस्टिमनी ऑफ के बाद क्या लगाएंगे? S के बाद या तो S के बाद दोनों ऑप्शन में P दिया हुआ है, तो S के बाद P में चलो, तो दिस इज अ फिटिंग टेस्टिमनी ऑफ आवर कमिटमेंट टू ऑगमेंट। इसके बाद क्या? स्टेक होल्डर्स वैल्यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर, यानी आपका Q होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? नहीं, उस R होगा, फिर उसके बाद Q होगा, तो R और Q कौन सा ऑप्शन है? तीसरा वाला सही है। ठीक है, क्या होगा? तीसरा वाला सही होगा इसका जवाब। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है चेंज द नरेशन, यानी नरेशन को चेंज करना है। आपका नरेशन क्या है पहले वो देखते हैं। नरेशन है दे सेड गॉड सेव अवर कंट्री, उन्होंने कहा कि भगवान हमारे देश की रक्षा करो। अब सीधी सी बात है कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता तो हम एक्सक्लेम्ड विथ से इसको बनाते हैं, तो ए वाला इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। अब या तो इसको हम प्रे से बनाएंगे या तो इसको हम विश से बनाएंगे। देखते हैं, अगर हम दूसरा लेते हैं कि दे प्रेड दैट, इसके बाद हम क्या करेंगे? गॉड सेव अवर कंट्री, तो गॉड माइट सेव दियर कंट्री, बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार तीसरा चेक कर लो, दे विश दैट गॉड माइट सेव्ड हिज कंट्री, नहीं भैया हिज नहीं, दे के हिसाब से दियर होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन दूसरे वाले में दिखाया हुआ है। किस में दिखाया हुआ है? दूसरे वाले में दिखाया हुआ है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? दे प्रेड दैट गॉड माइट सेव दियर कंट्री। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एंटोनिम्स ऑफ एलिवेट, यानी एलिवेट का आप एंटोनिम्स बताइए क्या होगा। एलिवेट माने क्या होता है? एलिवेट मतलब होता है बढ़ाना, एलिवेट माने बढ़ाना, तो या ऊपर की ओर जाना या अधिक करना। ठीक है, जबकि नीचे की ओर आना को हम क्या बोलेंगे? जाहिर सी बात है नीचे की ओर आने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? लोअर का इस्तेमाल करेंगे, लोअर। डैमेज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, डैमेज माने क्षति हो जाएगी। रीस्टोर का मतलब वापस लाना, रिफाइन का मतलब शुद्ध करना, ये होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सिनोनिम्स बताना है हमें, किसका? जेनियल का। अब जेनियल माने क्या होता है? जेनियल का मतलब होता है कि जो बहुत आपका खुशनुमा हो, जो बहुत ही जैसे नहीं कहता है कि अरे जब भी मिले आपसे एकदम बहुत ही हंसते खुशते मिले,
बहुत ही खुशनुमा चेहरा करे हो, तो मित्रवत टाइप का हो, है ना, फ्रेंडली टाइप का हो, साथ ही साथ जो है बहुत खुशनुमा माहौल वाला आदमी रहे। तो अब देखिए ज़रा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर आप कहते हैं मोरोज़, तो मोरोज़ माने होता है भाई चिड़चिड़ा, तो ये तो जवाब नहीं होगा। अब आप कहते हैं इफ़ेक्टिव, इफ़ेक्टिव मतलब जो है असरदार। ग्रीडी, ग्रीडी मतलब होता है लालची। और बचा आपका क्या, चीयरफुल। अब चीयरफुल का मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात कि बहुत ही खुशनुमा माहौल वाला, मतलब अच्छा मन वाला व्यक्ति, है ना। तो चीयरफुल इसका हो जाएगा आपका चौथा वाला सही जवाब। फिर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम देखो, हम जानते हैं कि 5 क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो पैसेज से आते हैं। तो एक बार हम चलते हैं कि जो पैसेज हमारा दिया हुआ, ये हमारा पैसेज है, डायरेक्शंस 1 से 5 तक पैसेज होता है। तो पैसेज को पहले हम पढ़ते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन है। विच स्टेट क्वाइन द टर्म सालसा बट डिड नॉट क्रिएट द डांस, मतलब सालसा किसने लाया है, किसने क्रिएट किया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन्फ्लुएंस विच कंट्रीज कैन बी सीन ऑन द सालसा एज डांस। उस याद रखते हैं कि कौन से कंट्री ने सालसा एज डांस को फॉर्म किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, विच 2 डांस फॉर्म्स प्लेड अ लार्ज पार्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ सालसा। विच 2 डांस, कौन से 2 डांस हैं जो फॉर्म्स के प्लेड अ लार्ज पार्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ सालसा। चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन सालसा एंड मैम्बो। सालसा और मैम्बो में क्या समानता है। और 5वां क्वेश्चन है कि डिस्टिलेशन मीन क्या है इस पैसेज में। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन को जब हम एक बार दिमाग में रख लेते हैं तो हम पढ़ते जाएंगे और जो जो हमको आंसर मिलते जाएगा उसको हम लगाते जाएंगे। जैसे बोल रहा है कि न्यूयॉर्क क्रिएटेड द टर्म सालसा, न्यूयॉर्क क्रिएटेड द टर्म सालसा बट इट डिड नॉट क्रिएट द डांस। न्यूयॉर्क ने सालसा शब्द दिया है लेकिन इसने डांस को क्रिएट नहीं किया है। और यही हमारा पहला क्वेश्चन भी था। अब तुरंत क्वेश्चन पे जाएंगे बिना देर किए हुए। क्या हमारा है भाई कि विच स्टेट क्वाइंड द टर्म सालसा बट डिड नॉट क्रिएट द डांस। यही मेरा क्वेश्चन है और यही मेरा पहला लाइन का जवाब भी मिल गया। और आंसर क्या था, न्यूयॉर्क। क्या था, न्यूयॉर्क था। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, जो क्वेश्चन पूछा है क्या दिया है, न्यूयॉर्क इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द टर्म became popular. The term became popular as nickname to refer a variety of different music from several countries of Hispanic influence. The term became popular as nickname, यानी ये जो टर्म है सालसा, ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था निकनेम के तौर पे, टू रेफर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट म्यूजिक फ्रॉम सेवरल कंट्रीज ऑफ हिस्पैनिक इन्फ्लुएंस। यानी जो हिस्पैनिक इन्फ्लुएंस के कंट्रीज थे बहुत सारे, उनके बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ डिफरेंट म्यूज़िक जो है उसका एक टर्म बनकर ये फेमस हुआ था। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है वो आई थिंक मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंस ऑफ विच कंट्रीज कैन बी सीन ऑफ सालसा एज ए डांस। इस्लामिक, अफ्रीकन, हिस्पैनिक या एशियन। अभी हमने पढ़ा हिस्पैनिक का इस पे जो है हमें इन्फ्लुएंस दिखा था, हिस्पैनिक कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस मिला था हमें। ठीक है, तो हमारा दूसरा भी जवाब मिल गया, हिस्पैनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हमारा है क्या, हिस्पैनिक के बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। सालसा इज़ अ डिस्टिलेशन ऑफ मेनी लैटिन एंड एफ्रो कैरिबियन डांसेस। इट इज़ नॉट ओनली क्यूबन, नेवरदलेस मतलब फिर भी, वी मस्ट गिव क्रेडिट टू क्यूबा फॉर द ओरिजिन। अब बोल रहा है कि सालसा इज़ अ डेस्टिलेशन ऑफ मेनी लैटिन एफ्रो कैरिबियन डांसेस। यानी जो सालसा है वो बहुत से लैटिन और एफ्रो कैरिबियन डांस का एक परिष्कृत रूप है, मतलब एक तरीके से उसी में से निकाला गया है। तो डेस्टिलेशन का यहाँ सेंस क्या आ रहा है, डेस्टिलेशन का सेंस आ रहा है परिष्कृत रूप, यानी कि उसमें से निकाला गया, उसी से बनाया गया। जैसे आप सोचते हैं डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, तो पानी से ही निकाला जाता है, वैसे इसका परिष्कृत रूप था। और शायद यही हमारा 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने से यही फ़ायदा होता है कि हमारे दिमाग में पता रहता है कि वो क्वेश्चन कौन सा है। 5वां क्वेश्चन यही है कि व्हाट डज डेस्टिलेशन मीन। डेस्टिलेशन का मतलब क्या है, तो हमने कहा डेस्टिलेशन का मतलब क्या है कि उसी से निकाला गया,
निकाला गया यानी उसका रिफाइनमेंट किया गया। रिफाइन करने का मतलब भी होता है उसका परिष्कृत करना, निकाला जाना, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दूसरा वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अब मेरा केवल एक क्वेश्चन बचा है, हमें क्वेश्चन के अनुसार चलना है, ठीक है। अच्छा नहीं, अभी तीसरा भी बचा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच टू डांस फॉर्म प्लेड अ लार्ज पार्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ साल्सा। विच टू डांस फॉर्म प्लेड अ लार्ज पार्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ साल्सा, ये है। और चौथा प्रश्न है, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन साल्सा एंड मैम्बो। ठीक है, हम पैसेज को आगे बढ़ेंगे और उसी हिसाब से पढ़ते चले जाएंगे। आगे भाई हम चलना है। ओके 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 ओके, हाँ यहाँ थे हम लोग। यहाँ है कि इट इज़ नॉट ओनली क्यूबन, नेवरदलेस वी मस्ट गिव क्रेडिट टू क्यूबा फॉर द ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ क्राइटेरियन। इट इज़ हेयर वेयर कॉन्ट्राडेंज, इट इज़ हेयर वेयर कॉन्ट्राडेंज of England, France, later called Danjan, which brought by the French who fled from Haiti, begging to mix itself with rumbas of African origin। तो यहाँ पर क्या, इट इज़ हेयर वेयर कॉन्ट्रा डांस। अब कॉन्ट्रा डांस में यानी जो कंट्री का डांस है वो कहाँ से हुआ है, इंग्लैंड और फ्रांस से। बाद में इसी को क्या कहा गया, डेंजन कहा गया। तो आई थिंक मेरा इसका जवाब मिल गया, मेरा तीसरा वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था भाई कि विच टू डांस फॉर्म प्लेड अ लार्ज पार्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ साल्सा। कौन से दो डांस थे यहाँ पर, तो हम बात कर रहे हैं कि देखो यहाँ मैम्बो अफ्रो कैरिबियन नहीं, ये जो है कंट्री डांस ऑफ इंग्लैंड, फ्रांस एंड रुम्बस ऑफ अफ्रीका, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर दो देशों का नाम पूछ रहा है, तो देखो इंग्लैंड और फ्रांस में ऑब्लिक लगाया हुआ है, इसमें से एक ही लेंगे। एंड रम्बस अफ्रीका, यहाँ पर हम इसको दूसरा मानेंगे। और ये कहाँ पर है आपका, ये आपका मिल चुका है हमें, ये देखिए यहाँ पर है, विच वाज ब्रॉट बाय द फ्रेंच हु फील्ड हैती बिगिंस टू मिक्स इटसेल्फ विथ रम्बस ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन। अब आगे चलते हैं कि साल्सा इज़ क्वाइट सिमिलर टू मोम्बो। बोला कि साल्सा जो है वो क्वाइट सिमिलर टू मोम्बो से बिल्कुल समानता रखता है, इन द सेंस दैट बोथ हैव अ पैटर्न ऑफ 6 स्टेप्स डांस ओवर 8 काउंट्स ऑफ म्यूजिक। फिर से ध्यान से देखिए, इसमें समानता क्या है कि 6 स्टेप्स डांस ओवर 8 काउंट्स ऑफ म्यूजिक, है ना। तो 6 स्टेप्स हैं इसमें और 8 म्यूजिक के 8 काउंट्स हैं इसमें। तो यही मेरा जवाब मिल गया। अब ज़रा देखिए आपका क्वेश्चन कहाँ है भाई, क्वेश्चन है कि कैसे सिमिलरिटीज़ है दोनों के बीच में, ठीक है। तो बोथ हैव 8 स्टेप्स, नहीं 6 स्टेप था, तो 8 वाला तो इसका जवाब नहीं होगा, ये है 6 स्टेप। 6 स्टेप्स था और यहाँ दे रहा है 6 काउंट्स, नहीं 6 नहीं 8 काउंट्स था। तो बोथ हैव अ 6 स्टेप्स एंड 8 काउंट्स। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपके कौन कौन से हैं। एक बार मैं कहिए तो रिवाइज़ करा देता हूँ, सबसे पीछे से रिवाइज़ करते हुए चलते हैं किसका कौन सा सही था। मार्क व जो है ये इसमें क्या लगा था, फीवर का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, फीवर था। इसके बाद 19वां क्वेश्चन का क्या था, द सिंक हैज़ संक हो जाएगा। फिर 18वां का क्या था, द मीनिंग ऑफ व्हाट यू से। इसके बाद था डिस्पाइट हिज चिल्ड्रन। इसके बाद आपका क्या था, ही फ्लेड लेस्ट ही शुड बी किल्ड। इसके बाद क्या था आपका, देन यू आर। इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था इसमें, ही गेव होना चाहिए था। यू मस्ट राइट अ लेटर, तो मस्ट भी तीसरा ऑप्शन सही था इसका। और बाइट द डस्ट का क्या होता है, टू बी डिफीटेड होता है। वन हु टॉक्स टू मच, इम्पोस्टर नहीं होगा इसका आंसर। अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ग्रैनरी होता है। इसके बाद हम लोग PQRS पढ़े थे। फिर गॉड सेव अवर कंट्री का क्या होगा, दे प्रेड दैट गॉड माइट सेव दियर कंट्री, दूसरा सही हो जाएगा। और एलिवेट का हम पढ़े थे कि लोअर एंटोनिम्स होता है और जेनियल का जो है वो चीयरफुल सिनोनिम्स होता है। क्लियर है। डेस्टिलेशन का मतलब रिफाइनमेंट होता है। बाकी आपका पैसेज आपने सॉल्व किया था। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।